अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन के बटन को लाज़मी क्लिक करें। अभी परसों ही हमने देखा कि 2 साल हो गए हैं रशिया-यूक्रेन वॉर को, एनिवर्सरी चल रही थी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हमें पुरअज़्म दिखाई दिखाई दे रहे थे कि हम ये जंग जीत जाएँगे। लेकिन आज ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से इल्तिजा कर दी है कि प्लीज़ मुझे मज़ीद वॉर वेपन्स की ज़रूरत है, हमें माली इमदाद की ज़रूरत है क्योंकि अगर हमें मज़ीद वेपन्स नहीं मिले तो हम ये जंग हार जाएँगे। और इसके अलावा उन्होंने ये अंदिया भी दे दिया है कि अप्रैल में रशिया जो है वो एक बड़े अटैक का प्लान कर रहा है। आखिर उनको ये पता कैसे चल जाता है कि रशिया जो है वो कुछ करने वाला है? क्योंकि पहले जब बाखमुत रीजन पर रशिया ने अटैक लॉन्च करना था तो उससे पहले ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि शायद अब रशिया जो है वो बाखमुत रीजन की तरफ अपना रुख कर सकता है। इसके अलावा आवदीपका पर जब अटैक लॉन्च किया था, तो उससे पहले ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये प्रेडिक्शन की थी, ये अंदिया ज़ाहिर कर दिया था कि रशिया जो है वो अब इस रीजन पर अटैक कर सकता है। और इसके अलावा अब जो अप्रैल में कहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया जो है वो कोई प्रीएम्प्टिव ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है, तो उसके लिए हमें मज़ीद वेपन्स दें। तो क्या सीआईए यूक्रेन की मदद कर रहा है? इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर सीआईए का कितना रोल रहा है यूक्रेन वॉर में। सीआईए की एक शैडो वॉर भी चल रही है, वो भी यूक्रेन के अंदर। अब ये शैडो वॉर क्या होती है? ऑब्वियसली आप सबको पता है कि सीआईए जो है वो अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है और खुफिया एजेंसी का काम ये यही होता है कि वो बैकडोर इंटेलिजेंस वर्क करती हैं, खुफिया काम करती हैं, स्पाइंग करती हैं, जासूसी करती हैं और ऑब्वियसली सीआईए का काम भी यही रहा है हमेशा से और हमेशा से कंट्रोवर्शियल एजेंसी रही है। अभी मैं न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर है और बहुत मशहूर और बहुत ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसकी ये खबर है कि 12 सीआईए की इंटेलिजेंस बेसिस हैं यूक्रेन के अंदर, वो भी रशियन बॉर्डर के पास और ये कोई अभी इसका कोई नेटवर्क नहीं बिछाया गया, इस इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क नहीं बिछाया गया। ये पूरे 10 सालों से काम कर रही हैं, यानी 2014 से कहा जा रहा है कि सीआईए का एक पूरा मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है, जो कि स्पाइंग करता है, ऑब्वियसली रशिया की स्पाइंग करता है और अमेरिका की मदद करता है। तो पूरे 10 सालों से ये नेटवर्क चल रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर में जो इन्फॉर्मेशन होती है ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन को टेप करना, मिलिट्री प्लान्स को टेप करना, तो ये काम करता रहा है अभी तक यूक्रेन के लिए। ये पूरी न्यूज़ जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में सीआईए के रोल को भी एक्सपोज़ किया गया है रशिया यूक्रेन वॉर में। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीआईए के एजेंट्स जो हैं वो रशियन टेरिटरी में भी काम करते रहे हैं और स्पाइंग करते रहे हैं ऑब्वियसली यूएस के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। इसके अलावा एक बहुत पुराना रिकॉर्ड है कि यूक्रेन ने हमेशा M16 जो कि यूके की खुफिया एजेंसी और सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। आपको एक वाक़या तो याद होगा कि 2014 में जो मलेशिया की फ्लाइट थी जो कि एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी और वो फ्लाइट गायब हो गई थी और बाद में जो तहकीकात की थी, वो सारी तहकीकात और ये सारी इन्फॉर्मेशन यूक्रेन ने दी थी और यूक्रेन को सीआईए एजेंट्स ने दी थी कि ईस्टर्न यूक्रेन में इसका मलबा पाया गया और मलबा इसलिए पाया गया वहाँ पर क्योंकि रशियन बैक्ड रिबेल ग्रुप जो है, जो कि सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उन्होंने इस मिसाइल लॉन्च करके जो मलेशियन एयरलाइन का जो तैयारा था, उसको मार गिराया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस टाइम भी सीआईए एजेंट्स ने दी थी, जो कि वहाँ पर हमेशा से एक्टिव हैं और रशिया की स्पाइंग कर रही हैं, रशिया की जासूसी कर रहे हैं। ख़ैर इस पे कोई अभी तक तस्दीक सामने नहीं आई थी, ये क्लेम भी हो सकता है, लेकिन जो सीआईए के एजेंट्स थे उन्होंने प्रूव किया था कि ये रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस जहाज़ को गिराया था। इसके अलावा आपको 2016 के इलेक्शंस भी याद होंगे कि क्लेम किया जा रहा था कि रशिया ने जो है वो बाकायदा ऑनलाइन रिगिंग की है। हम उस पूरे प्रोसेस की तरफ नहीं जाएँगे कि वो ऑनलाइन रिगिंग का क्या प्रोसीजर था, लेकिन इसमें भी सीआईए के एजेंट्स थे जिन्होंने ये क्लेम किया था। मैंने आपको बताया है कि सीआईए एजेंट जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ वो किसी न किसी तरीके से उनकी जासूसी करते हैं, उन उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों के खोज लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इससे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अप्रैल में रशिया जो है वो एक प्रीएम्प्टिव ऑफेंसिव अटैक उन पर लॉन्च करने वाला है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली यूक्रेन के प्रेसिडेंट को सीआईए एजेंट्स के थ्रू ही मिलती है, और सीआईए हमेशा से एक्टिव रही है और हर मुल्क में कोई ना कोई जो अमेरिकन इंटरेस्ट प्रोपेगेंडा है वो परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं वो कौन सा मुल्क है जो नेटो को ज्वाइन करने जा रहा है। स्वीडन की अगर बात करें तो स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसको कहा जाता था बड़ा पीस कीपिंग है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होता, और लास्ट जंग जो उसने लड़ी थी वो 1814 में लड़ी थी, और उसके बाद स्वीडन जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब स्वीडन का जो रोल है वो न्यूट्रल नहीं रहा जिस तरह पहले था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई, रशिया ने जिस तरह यूक्रेन को इन्वेड किया, तो दो ऐसे ममालिक थे, फिनलैंड और इसके अलावा स्वीडन, जिसने नेटो के लिए अप्लाई कर दिया कि हम लोग नेटो में शामिल होना चाहते हैं। फिनलैंड जो है वो लास्ट ईयर शामिल हो गया, लेकिन स्वीडन की शमूलियत जो है वो टर्की और इसके अलावा हंगरी ने रोक ली। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट बनने जा रहा है, और इसी तरह 32 मेंबर्स हो जाएँगे नेटो के। रशिया जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक सिचुएशन में है, क्योंकि रशिया को हमेशा से नेटो खटकती थी, क्योंकि नेटो की एक्सपेंशन रशिया जो है वो कभी भी नहीं चाहता था कि नेटो जो है वो एक्सपैंड करे और मज़ीद ममालिक जो हैं वो उसमें शामिल हों। लेकिन अब हंगरी जो है उसने कुछ शराइत रख ली हैं और वो तैयार हो गया है स्वीडन को एंटर करने के लिए, वो भी नेटो में। कहा जाता था कि नेटो जो है वो एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, और पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाएगी। किसी भी नेटो ममालिक को कोई ख़तरा होगा तो सारे नेटो ममालिक जो हैं वो एक साथ होंगे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली नेटो में सारे तो नहीं, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियन हैं, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि नेटो में नहीं है, लेकिन फिर भी नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से स्वीडन और फ़िनलैंड ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम लोग नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन टर्की और हंगरी ने कुछ तशवीश की और उनकी शमूलियत में रुकावट ज़ाहिर की, और रुकावट बने भी। लेकिन फ़िनलैंड जो है वो लास्ट ईयर शामिल हो गया। टर्की को कुछ प्रॉब्लम्स थी फ़िनलैंड से, क्योंकि कर्दिश ग्रुप जो कि एथनिक ग्रुप है टर्की का, और टर्की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और फ़िनलैंड जो है वो उस कर्दिश ग्रुप को सेफ़ लैंड देता है, उसकी उनको उनकी हेल्प करता है, और उसके अलावा उनको शेल्टर भी दिया हुआ है फ़िनलैंड ने। लेकिन टर्की जो है उसने बाद में यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ F-16 जहाज़ माँगे। अगर यूनाइटेड स्टेट्स मुझे F-16 जहाज़ दे देता है, तो फिर मैं फ़िनलैंड के शमूलियत पे एतराज़ नहीं करूँगा, और यूएसए ने कह दिया कि ठीक है, तुम्हें F-16 जहाज़ जो हैं वो मिल जाएँगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली टर्की का आ गया पर्सनल इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए स्वीडन की, तो हंगरी को भी एक मैसिव मिलिट्री डिफेंस पैकेज दिया गया है नेटो की जानिब से कि वो स्वीडन को शामिल होने दें। तो हंगरी ने भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो यहाँ पर ज़ाहिर कर दिए। तो कहा जाता था कि नेटो जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलता है और नेशनल अलायंस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब कंट्रीज़ के पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो सामने आने लगे हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा गया कि अब जो नेटो के ममालिक हैं वो भी डिवाइड हैं। वो भी कतरा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर पैसा खर्च करेंगे तो नुकसान ही होगा। यहाँ पर भी वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट नहीं देख रहे। वो ये नहीं देख रहे कि यूक्रेन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो उसमें हमारा ही कसूर है। लेकिन अब जब यूक्रेन उनसे पैसे माँग रहा है, यूक्रेन ने कहा है कि वो नेटो में शामिल होना चाहता है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपना फ़ायदा इसमें नज़र आ रहा है कि अगर यूक्रेन शामिल हो गया तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो अब वॉर टोर्न कंट्री हो गया है। वो एक फ़िलॉसफ़ी नेटो की कि हमने दीवार तक लगाना है रशिया को, तो वो अब जज़्बा जो है वो नेटो कंट्रीज़ में नज़र नहीं आ रहा, और ये जो स्वीडन और फ़िनलैंड ने मेंबरशिप हासिल किया है नेटो की, तो इसमें भी नेशनल इंटरेस्ट की बजाय पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा थे कंट्रीज़ के। जब उनके पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो पूरे हो गए, तो अब फ़िनलैंड और स्वीडन जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। फ़िनलैंड तो ख़ैर लास्ट ईयर हो गया था, स्वीडन जो है वो अब शामिल होने जा रहा है नेटो कंट्रीज़ में। अगर हम स्वीडन की मिलिट्री पावर की बात की जाए, तो 29th नंबर पे स्वीडन है मिलिट्री पावर को लेकर। F-16 जहाज़ स्वीडन के पास मौजूद हैं, और इसके अलावा मिलिट्री पावर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर स्वीडन के पास पाई जाती है।
अगर आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, एनालिसिस सुनना चाहते हैं कि क्या इंटरनेशनल अरीना में हो रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी क्लिक करें। उसके साथ-साथ फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप लोग भी अपना तज्ज़िया शामिल करना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।